हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज के सेशन में हम क्लैट प्रिपरेशन 2026 के कुछ बेसिक्स को समझेंगे। जब आप क्लैट के लिए या किसी भी लॉ कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है, वरना प्रिपरेशन होलसम नहीं होती, कमी रह जाती है और फिर स्कोर उस हिसाब से नहीं आता। फिर आप शिकायत करते रह जाते हैं कि मेहनत तो की थी पर स्कोर नहीं आया, है ना। तो मेहनत में इन एलिमेंट्स को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तब जाके अच्छा डिजायर्ड स्कोर आएगा। ओके, तो आज हम लीगल रीजनिंग के बेसिक्स को समझेंगे। लीगल रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन एनी लॉ कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट, चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो MHCT हो, चाहे वो जामिया का एग्जाम हो या CUET हो। लीगल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एलेट में लीगल रीजनिंग का रोल कम है, लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी उसमें भी लीगल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब लीगल रीजनिंग को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब आप उसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं और सिलेबस को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं तो यू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट है करंट लीगल और दूसरा है स्टैटिक। अब स्टैटिक लीगल रीजनिंग का वो पोर्शन है जो कन्वेंशनल लॉज हैं, वो इंफॉर्मेशन जो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें लॉज का एक बेसिक नॉलेज चाहिए होता है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप लीगल रीजनिंग को समझना चाहते हैं और उसके क्वेश्चंस में एक्यूरेटली परफॉर्म करना चाहते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं सेक्शन में, तो ये बेयर मिनिमम है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। दिस इज द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। शुरुआत आप इन तीनों से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लॉज बढ़ते चले जाते हैं। फैमिली भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। फैमिली लॉ, नॉट द एंटायर फैमिली लॉ, नॉट इन इट्स एंटायरिटी बट सम चंक्स ऑफ इट, ठीक है। फिर उसमें फॉरेन, नॉट एग्जैक्टली फॉरेन लॉ, लेकिन हाँ फॉरेन लॉज के कुछ कंसेप्ट्स जो आपको पॉलिसी समझने में या फॉरेन डेवलपमेंट्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर समझने में काम आए, उतना पार्ट जरूरी होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन तो लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी थोड़ा सा यू नीड अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग विद रेस्पेक्ट टू लॉ, ठीक। आप एकदम से बेसिक नहीं होता वो, इट इज नॉट द बेसिक पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, इट्स समथिंग मोर एडवांस्ड, ओके, क्योंकि फिलोसफी हो जाती है उसमें लॉ की बहुत ज्यादा। और फिर आता है IPR, intellectual property rights, which are important to some extent, conventionally not as much, but किस वे में वो मैं आपको अभी बताती हूँ। फिर आते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जो भी कुछ बचता हो। अब ये मिसलेनियस IPR फॉरेन किस तरह से कवर होता है? ये करंट लीगल के फॉर्म में कवर होता है। ये जो लॉज हैं वो कन्वेंशनली भी पूछे जा सकते हैं, मतलब इनके जो फिक्स्ड लीगल प्रिंसिपल्स हैं उन पे भी पैसेज आ सकता है। लेकिन जब हम फॉरेन की, IPR की या मिसलेनियस की बात करते हैं तो हम करंट लीगल पार्ट की बात कर रहे हैं। इट कंसिस्ट्स द करंट हैपनिंग्स विद रिगार्ड टू लीगल फ्रेटर्निटी, ठीक है। द वर्ड इज क्वाइट क्लियर इन इटसेल्फ। तो हमारे देश में जो भी कुछ लीगल डेवलपमेंट हुआ है या फिर कोई केस आया है, कोई नया इंटरप्रिटेशन आया है, कोई अमेंडमेंट आया है, कोई नया लॉ ही आ गया है ना, या लॉ में कोई चेंज आया, कुछ भी कोई नया करंट या फिर कोई ऐसा लीगल डेवलपमेंट जो हो रहा है, मतलब इट्स इन द रनिंग, इट हैज नॉट कम इनटू इफेक्ट बट इट इज रियली टॉक्ड अबाउट। जैसे ये क्लैट वाला केस ही मान लेते हैं, द केस इज ऑन गोइंग, ठीक है। तो वो केस किस आर्टिकल में किया गया, स्टूडेंट्स ने किस प्रोविजन को एनफोर्स किया है, क्या कह रहे हैं वो, कौन सा राइट वायलेट हो गया, नाउ दैट राइट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द कंट्री, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो कई बार कुछ लॉज जो होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि उनका सब्जेक्ट मैटर बहुत ज्यादा जरूरी है एक बच्चे को समझना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़पेपर्स में या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर करंटली उनका कुछ सिग्निफिकेंस बन चुका है, उनके ऊपर कुछ चल रहा है, कोई लैंडमार्क केस चल रहा है, कोई बहुत बड़ी वारदात हो गई है ना। जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट क्रिमिनल लॉ है।
आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन कई बार बहुत बड़ा कोई हादसा हो जाता है जिसमें जो लोग अरेस्ट होते हैं वो यूएपीए में अरेस्ट हो जाते हैं। अब उनकी जो अरेस्ट हुई है वो एक अलग लॉ के अकॉर्डिंग हुई है, तो फिर वो उस लॉ के प्रोविजंस उस हद तक, जिस हद तक वो करंट हैं, इंपॉर्टेंट हो गए, उन्हें समझना सही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर इंटायर सिलेबस इज। अब इसको कवर कैसे किया जा सकता है, इसको कवर आप कैसे भी कर सकते हैं, मतलब देयर मल्टीपल वेज ऑफ कोर्स। इनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस फ्री में यूट्यूब पे मिल जाते हैं, है ना, आपको हमारे दृष्टि जुडिशरी के चैनल पे भी कुछ कुछ मिल जाएगा। बाकी क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, दीज आर लॉज आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस involves topics, subjects which are absolutely foreign to you, आपने कभी नहीं खोल के पढ़े हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं पता कि उनमें क्या होता है, तो उनका फाउंडेशन आप खुद से क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। Even if you have a good legal aptitude, you tend to understand law faster than most people, would still not make you an expert until somebody guides you in that direction. ठीक है, आपको ट्रेनिंग की, मेंटोरशिप की जरूरत है इन लॉज को प्रॉपरली समझने के लिए। करंट लीगल को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और इसे मंथली समझना पड़ता है। एवरी information related to the current events, whether it is CA, current affairs, GK या फिर current legal affairs, उन सबको मंथली बेसिस पे अपडेट करना पड़ता है, हर महीने कुछ नया हो जाता है। तो बहुत सारे कंपेंडियम्स हैं, मंथली कंपेंडियम्स, मंथली मैगजीन्स जो आती हैं, लेकिन वो करंट लीगल अफेयर्स के लिए कोई डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं है मार्केट में जो आपको सिर्फ करंट लीगल अफेयर्स के बारे में बताए, राइट। if you are doing it on your own, it might be very difficult for you to shape out stuff which is important with this respect. अगर आप पढ़ने लगते हैं तो you might end up studying too much, and too much is also not good. टू मच जो है, बहुत एक्सेसिव इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज कर सकती है, आपको मिसगाइड कर सकती है, हो सकता है वो आपको गलत ही डायरेक्शन में ले जाए, टाइम भी बहुत वेस्ट हो सकता है। और टाइम एक ऐसा रिसोर्सेज है जो क्लैट प्रिपरेशन और एग्जाम के दौरान दोनों ही तरफ बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। इट्स अ रिसोर्स विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव बोथ ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड वाइल टेकिंग द एग्जाम, सो यू नीड टू मैनेज टाइम। दृष्टि आपको करंट लीगल की मैगजीन प्रोवाइड करती है हर महीने, विच इज ओनली क्रिएटेड फॉर योर बेनिफिट, जो सिर्फ क्लैट पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है, जिसमें सिर्फ करंट लीगल इवेंट्स हैं। अगर आप उन्हें भी कवर कर लेते हैं तो आपको और बाकी सोर्सेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनके लिए यू कैन टेक ट्रायल क्लासेस, आप समझ सकते हैं कि ये कैसे पढ़ाए जा रहे हैं, क्या आपको समझ आ रहा है, आर यू एबल टू कनेक्ट विद द फैकल्टी, आर यू एबल टू कनेक्ट विद द लॉज, और अगर हाँ तो फिर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव कोर्सेज रनिंग ऑन बोथ वीकडेज एंड वीकेंड बैच भी चल रहा है, वीकडे बैच भी चल रहा है, जिसमें ये कोर्सेज डिटेल में आपको पढ़ाए जा रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो आपके क्लैट में कॉन्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, जितना आपको क्लैट में पढ़ने की जरूरत है उससे कुछ एक्स्ट्रा ही, ताकि आपको बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर एज मिल सके। यहाँ पे आपको मटेरियल डेडिकेटेडली प्रोवाइड किया जाएगा जो कि मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं है, एंड दिस वुड ऑल्सो गिव यू एन एज। जहाँ बाकी बच्चा मटेरियल ढूंढने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देगा, वहाँ आपके पास रेडीमेड मैगजीन होगी जिसे पढ़ के आप अपनी करंट लीगल को अपडेट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बिकॉज लुकिंग फॉर इट, searching for it would make you waste a lot of time. Okay, so this is what you can do about the syllabus. अच्छा, दूसरी बात है कि भाई इसको प्रिपेयर, मतलब what is it exactly? Legal reasoning है क्या? Is it just the subjects that you just told us about, or is it something more? Well, it is reasoning. ठीक है, legal knowledge नहीं है सेक्शन का नाम, लीगल रीजनिंग है सेक्शन का नाम, तो इट इज आफ्टर ऑल रीजनिंग। आपके लीगल एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है ये सेक्शन, ये नहीं टेस्ट करता कि आपको लॉ की नॉलेज कितनी है ना। कंसोर्शियम ने 2020 में अपने डेक्लेरेशन में, या जो भी उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें वो बच्चे जो पहले से लॉ जानते थे वो बहुत ह्यूज एडवांटेज लेके बैठे थे, और जो बच्चे इस बात को सुन के पढ़ के बिना लॉ पढ़े एग्जाम देने के लिए चले गए, वो उनको नुकसान हो गया, क्योंकि पैसेजेस बहुत लेंथी आए थे और बिल्कुल कोर लीगल प्रिंसिपल्स पे आए थे।
अब ऐसा है कि लीगल नॉलेज, भले ही कंसर्शियम अभी भी यही कहता है कि प्रायर लीगल डेप्थ या नॉलेज की आपको उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अब उन्होंने एक एक एस्ट्रिक्स लगा दिया है कि बेसिक इंफॉर्मेशन वुड हेल्प, एक सुपरफिशियल सरफेशियल नॉलेज ऑफ लॉ वुड हेल्प, वो रिक्वायर्ड है और वो है। ठीक है, तो प्रायर नॉलेज कंसर्शियम के हिसाब से जरूरी नहीं, ये सच है, बिल्कुल मैं भी कह रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि लॉ पढ़िए आप मुझसे। क्यों? क्योंकि प्रायर नॉलेज से आपको एडवांटेज मिलता है, ये कंपटीशन अकेले आप नहीं दे रहे, आपके साथ 60 to 65,000 स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे और वो लॉ पढ़ के जाएंगे, और उनकी ये पढ़ाई, उनकी ये प्रायर नॉलेज उनकी स्पीड को आपसे बेटर करेगी। ठीक है, वो रिलेटिवली पैसेज को आपसे जल्दी पढ़ेंगे, जिसकी वजह से वो आपसे जल्दी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। देखिए, पैसेज को पढ़ने के लिए एक बेसिक नॉलेज जो है वो हेल्प तो करती है, आपको वो पैसेज जल्दी समझ आ जाता है। लेट्स से कि एक बहुत कोई पुरानी कहानी है ना, आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें दो बिल्लियां एक रोटी पर लड़ाई कर रही हैं, और वो न्याय करने के लिए बंदर के पास चली जाती है। वो रोटियों को दो भाग में कर देता है, एक भाग बड़ा हो जाता है, एक भाग छोटा, तो वो बड़े भाग से थोड़ा खा लेता है दोनों को बराबर करने के लिए, और ऐसे कर करके वो दो पूरी रोटी खा जाता है, बिल्लियों को कुछ नहीं मिलता। अब ये कहानी बहुत पुरानी कहानी है और लगभग सभी ने सुन रखी है। अब इसी कहानी पे मैं आपको पैसेज बना के दे दूं तो उसे पढ़ना, उसे समझना आपके लिए बहुत इजी नहीं हो जाएगा। यही करती है प्रायर इंफॉर्मेशन, डज दिस एग्जैक्टली, इट हेल्प्स यू डिसाइफर, रीड एंड अंडरस्टैंड द पैसेज बेटर। आप पहले मतलब बिना लीगल इंफॉर्मेशन के भी पैसेज पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में ही तो है, लेकिन वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो लीगल हैं, वो लॉ है। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स कभी नहीं पढ़ी और फिजिक्स का कोई फॉर्मूला या कोई थ्योरम अगर आपके सामने या कोई लॉ आ जाता है और उसको पैसेज में पूरा समझा रखा है, तो वो आपको एक बार में नहीं समझ आएगा, उसे आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। चांसेस आर कि आप उसे समझ जाए, लेकिन उसे समझने के लिए आपको जितना टाइम चाहिए क्या आपके पास उतना है? यही बात अप्लाई होती है लीगल रीजनिंग में भी। contains information principles that you have never studied before, तो उन्हें समझने के लिए आपको उन्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा, और आप उन्हें बार बार पढ़ेंगे तब जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो पैसेज पर ही बेस्ड हैं, और इसमें लग जाएगा बहुत ज्यादा टाइम और पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट्स हैं, आइडियली एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 ही मिनट है, मतलब एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 से 5 मिनट है बस। समझे मेरी बात? तो अब दिस इज वेयर यू नीड इंफॉर्मेशन, दिस इज व्हाई यू नीड फाउंडेशन, नॉलेज ऑफ लॉ। आप पैसेज को पढ़ भी लेंगे जल्दी और समझ भी लेंगे तुरंत, क्योंकि उसमें एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप समझते हैं पहले से ही, तो उसमें आपको बार बार पढ़ने की, उसको 2-5 करने की, उसे दिमाग में डिसाइफर करने की, अच्छा इसका क्या मतलब है, ये सब नहीं करना पड़ेगा। You'd save a lot of time, which in turn would affect your speed, your accuracy and your performance, और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत लेवल अप होगा उस बच्चे के मुकाबले जो लॉ बिना पढ़े पहुंच गया एग्जाम देने। उसका पेपर 200% छूट जाएगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी पैसेज को पढ़ के समझ नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए लॉ की इंफॉर्मेशन जरूरी है। ओके, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल टेकिंग दी एग्जाम्स। दूसरा, कंसर्शियम भले इस बात का दावा करे कि प्रायर इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं और रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, कोई ना कोई पैसेज आ जाता है जिसमें प्रायर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। आप उसे सॉल्व ही तब कर पाएंगे जब आपका एक फाउंडेशन हो, और अगर फाउंडेशन नहीं है तो चांसेस आर कि आप उस पर या तो बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे या क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट कर देंगे। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो आप चांस नहीं ले सकते, आप अपनी रीडिंग पे पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते, आप अपनी पर्सनल स्किल पे पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो के अरे मैं बहुत तेज पढ़ता हूँ, इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी तरह से आती है, कोई भी पैसेज होगा आई कैन जस्ट सॉल्व एंड रीड एंड सॉल्व इट without any prior information whatsoever, you can take the chance definitely, but if you happen to make a mistake, negative marking से marks आप lose कर बैठेंगे।
तो नेगेटिव मार्किंग के एग्जाम्स में इस तरह का चांस लेना समझदारी नहीं होती है. यू आर बीइंग अ लिटिल केयरलेस विच इज नॉट आइडियल इन अ इन अ डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन लाइक क्लैट. सिर्फ 3 से 5% है चांस निकालने का इसमें, क्योंकि सीट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर कंपेयर करें और एक एवरेज निकालें तो यू गेट अबाउट 5% चांस ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम. एवरी चाइल्ड हैज अबाउट 5% चांस विच इज नॉट टू गुड. ठीक है, तो इसीलिए आपको इस तरह की मेहनत करनी है कि आपने यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, यू वर्कड as hard as you could so that you were you performed well. आपकी परफॉर्मेंस को आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, इसे इंश्योर करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. आप इसको क्लासरूम में भी समझें. भाई क्लास में हर बच्चा रैंक 1 नहीं लाता, हर बच्चा रैंक होल्डर नहीं होता. एग्जाम तो सभी देते हैं, सेम क्लास है, सेम लेवल प्रिपरेशन है, टीचर ने पढ़ाया भी सबको सेम है, लेकिन हर किसी की रैंक 1 नहीं आती. रैंक होल्डर्स कुछ ही बच्चे होते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत अलग की होती और ज्यादा की होती है. ये रैंक उनके एफर्ट को मैनिफेस्ट करती है कि उनका एफर्ट बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा था, इसीलिए तो वो सबसे ज्यादा मार्क्स ला पाए. तो कंपटीशन ऐसे ही होता है, जिसका सबसे ज्यादा एफर्ट उसके सबसे अच्छे मार्क्स. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड ऑन योर ओन एंड दैट शुड चैनलाइज योर एफर्ट. ये आपके एफर्ट को शेप भी देगा. ओके, लॉस को समझने के लिए, फाउंडेशन को समझने के लिए, कैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो आपने कभी नहीं पढ़ा, मेंटोरशिप और गाइडेंस बहुत जरूरी है. वो आपको कहाँ मिल सकता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. दृष्टि अपने बैचेस को लॉन्च कर चुका है. वी हैव 2 बैचेस करंटली, जिसमें मतलब 2 काइंड ऑफ बैचेस करंटली, जिसमें एक वीकडे बैच है और एक वीकेंड बैच है. डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी, योर स्केड्यूल, योर रूटीन, आप अपने बैचेस को चूज कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा, और क्या तरीका है सिलेबस को कवर करने का? और कोई तरीका नहीं सिलेबस को कवर करने का. लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक. ठीक है, लीगल रीजनिंग इज there are not many too many resources when it comes to this exam. बहुत सारी किताबें नहीं लिखी गई हैं क्लैट लीगल रीजनिंग पे. there is no book dedicated to the syllabus of legal reasoning, है ना. किसी कोई मतलब प्रॉपर सिलेबस हो लीगल रीजनिंग का, किसी किताब से आप पढ़ के सब कुछ समझ लें, ये भी ऐसा नहीं है. तो इसलिए आपको स्क्राउच करना पड़ता है मटेरियल. सो द बेस्ट वे टू अवॉइड ऑल दैट हैसल, टू सेव टाइम एंड एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ anxiety, you can just talk to our counselor and he or she will guide you accordingly कि आप कोर्स को लेना चाहते हैं या नहीं. ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं. आपको ट्रायल क्लासेस में पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है. राइट, सम स्टूडेंट्स आर नेचुरली गुड इन लीगल एप्टीट्यूड, तो यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. आप जल्दी कवर कर लेंगे वो सब कुछ, है ना. और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ में, जो आपका पकड़ है, वो अच्छा बनेगा. तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का, जो बेसिक है, वो है मॉक. सिलेबस तो है ही, मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट्स, बेसिकली प्रैक्टिस. ट्वेंटी 2020 से पहले क्लैट का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था. 2020 में ये पैटर्न चेंज हो गया. पैसेज को बेस करके क्वेश्चंस पूछे जाने लगे. क्यों किया ये कंसोर्शियम ने? क्या जरूरत थी इतने मेजर चेंज की? जरूरत थी. जब आप लीगल फ्रेटर्निटी में होते हैं और एडवोकेट या जज होते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिससे किसी का राइट डिटरमाइन हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है. ये जनरेशन डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि आपको किसी भी रील, किसी भी पोस्ट, किसी भी चीज पे 2 या 3 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करने पड़ते. तो कहीं ना कहीं वो फोकस जो है वो लूज हो रहा है ना. और एक अनफोकस्ड डिस्ट्रैक्टेड इंसान अच्छा लॉयर या जज नहीं बन सकता. तो ये लोग इस एग्जाम के पैटर्न को चेंज करके उस स्क्रीन को छांटना चाह रहे थे, जो इतने डिस्ट्रैक्शन के दौरान भी फोकस्ड है. क्योंकि देखिए, पैसेज पढ़ने के लिए और पैसेज को समझने के लिए, फिर उसको इंफॉर्मेशन को रिटेन करके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को,
आपको एक सर्टेन फोकस चाहिए. इन दैट पैनिक स्ट्रिकन एटमोस्फियर you require extreme focus to remember what you read in that passage and to properly understand what is written in the passage आपको सब कुछ खोल के नहीं दे देगा. you have to read between the lines and what not. और वो सब कुछ करने के लिए वो सब कुछ आपको चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि वो रीजनिंग है, वो सभी कुछ यूज करना है आपको ताकि आप प्रॉपर कंक्लूजन की तरफ जा सकें. इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बताओ देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे. नो, इट्स अ रीजनिंग. आपने पैसेज में पढ़ लिया, समझ लिया, अब उसको यूज करिए, उसको रीजन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करिए. राइट, सो दैट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, दैट रिक्वायर्स अ सर्टेन काइंड ऑफ एटीट्यूड. और ये करने के लिए आपका फोकस्ड रहना जरूरी है. अगर आप पैसेज पढ़ रहे थे और पढ़ते दौरान आपके दिमाग में कोई गाना चल रहा था, तो पैसेज आपको वैसे ही नहीं समझ आएगा. ठीक है, आधा आप पढ़ेंगे, आधा आप भूल जाएंगे. क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही हाफ हार्टेड, हाफ बेक्ड अटेम्प्ट आपका रहेगा सॉल्व करने का, और आप उसे प्रॉबेबली गलत ही करेंगे. मार्क लूज हो गया. समझे? तो फोकस जो है, और ये जो फोकस चाहिए, और प्लस क्योंकि टाइम बहुत कम है तो आपको पैसेज को जल्दी भी पढ़ना है. The problem with this exam is speed and time management. You need to be able to read the passage in time and solve the questions in time so that you do not leave the paper. आपका पेपर छूट ना जाए, इसलिए आपको जल्दी पढ़ना है पैसेज. लेकिन सिर्फ जल्दी पढ़ना काफी नहीं है, आपको उसे समझना भी पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखी हुई उसका जो हिडन मीनिंग है, उसका जो जिस्ट है, उसका जो क्रक्स है, उसका जो मॉरल है, उसे यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो इतनी जल्दी थोड़े से टाइम में सब कुछ करना है जी, जल्दी भी पढ़ना है, समझना भी है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने. कैसे होता है ये? प्रैक्टिस से होता है. हो सकता है मुझसे सुन के आप एकदम डर जाए, अरे मैम ये तो आपने क्या बता दिया, कैसे हो सकता है. ये हो जाता है. स्टूडेंट्स डू इट वेरी एफिशिएंटली, इसलिए तो इतना बढ़िया स्कोर कर जाते हैं, रैंक 1 आ जाती है, तभी तो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं. इट इज पॉसिबल. anyone can do it, and you can do it by way of practice would make you really good at it. ये practice constant होती है. आप जिस दिन से आपने तैयारी शुरू की है, उस दिन से आपको प्रैक्टिस भी शुरू करनी पड़ती है. इस तरह के एप्टीट्यूड एग्जाम्स में प्रैक्टिस प्रिपरेशन के बाद नहीं की जाती, प्रिपरेशन के साथ ही की जाती है, और प्रिपरेशन के बाद तक चलती रहती है, और एग्जाम के पहले दिन तक, एग्जाम से मतलब अगर 1 दिसंबर को एग्जाम है तो 30 नवंबर तक आपकी प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए. दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. आप एक लीगल प्रोफेशन में जा रहे हैं, है ना. प्रोफेशन में जो आदमी जितना प्रैक्टिस करता है वो उतना ही बेहतर हो जाता है. अ डॉक्टर हु हैज years and years of practice under his belt is the best doctor, क्योंकि वो समझने लगा है मेडिसिन को, ट्रीटमेंट को, पेशेंट्स को, सबको. उसी तरह से एंड अ लॉयर हु हैज been practicing for a long time would be a very good lawyer. Why? Because he understands law. He understands all the loopholes, all the ways, all the alternates, everything, क्योंकि बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है. लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है, मेडिसिन एक ऐसा प्रोफेशन है जो एवर चेंजिंग है, कांस्टेंट नहीं है, डायनामिक है. आप जितना करते जाएंगे बेहतर होते जाएंगे. और क्लैट भी उसी तरह का है, उसे चेंज ही इसीलिए किया गया ताकि वो अपने ऑब्जेक्ट से अलाइन करे. आप एक बेहतर लॉयर उसी को बना सकते हैं जो फोकस्ड है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, और लगातार मेहनत, निरंतर प्रयास करता ही रहता है, प्रैक्टिस करता ही रहता है, जो एक हार्ड वर्किंग आदमी कर सकता है. इफ अ पर्सन इज नेचुरली हार्ड वर्किंग, और वो या फिर अपनी विल पावर उसकी इतनी है कि वो नहीं भी है हार्ड वर्किंग तो भी लगातार मेहनत कर सकता है, वही क्लैट को निकालता भी है. ठीक है, एक नॉन हार्ड वर्किंग लेजी बच्चे के लिए क्लैट में अच्छा स्कोर कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है. तो प्रैक्टिस आपको शुरू से ही करनी है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन. द मोमेंट यू डिसाइड आई एम गोइंग टू टेक क्लैट, यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ठीक है, जो पढ़ा वो प्रैक्टिस, जो पढ़ा वो प्रैक्टिस, और रोज रोज प्रिपरेशन, रोज प्रैक्टिस. अगर प्रिपरेशन नहीं भी कर पाए उस दिन तो प्रैक्टिस कंपल्सरी. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर क्लैट. दिस इज द बिगेस्ट बेसिक. ठीक है, तो रीडिंग, स्पीड एंड प्रैक्टिस, 3 बेसिक्स टू क्वालिफाई क्लैट. लीगल रीजनिंग के तो हैं.
ठीक। प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं इफ यू कैन अफोर्ड देम। दृष्टि आपकी प्रैक्टिस को किस तरह से हैंडल करता है? आपको हम रोज प्रैक्टिस कराते हैं बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट स्टूडेंट्स कंप्लीटली, और ये एक एफर्ट भी है ना, रोज पैसेज खोल के ढूंढना कि आज क्या पढ़ा है और उसे प्रैक्टिस करना माइट टेक वाइल, माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और आपका टाइम वेस्ट, पता नहीं बहुत कुछ हो सकता है। तो वी टेक केयर ऑफ इट कंप्लीटली। आप जिस दिन आपको जो पढ़ाया जाता है उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस शीट दे दी जाती है, तो आप रोज पढ़ते हैं और रोज उसी पढ़ाई को प्रैक्टिस भी करते हैं। और इस तरह से जितने दिन आपका कोर्स चलता है, जितने दिन आप दृष्टि में पढ़ रहे हैं, उस दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस शीट रोज मिलती है। इस तरह से हम इंश्योर करते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ बच्चा रोज, हमसे जो बच्चा पढ़ रहा है वो अपनी प्रैक्टिस को, उसकी प्रैक्टिस टूट नहीं रही। वी मेक श्योर दैट देयर इज नो ब्रेक इन आवर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस व्हाटसोएवर। सो वी गिव यू प्रैक्टिस शीट्स एवरी डे। हम आपको इकट्ठी 20-25 प्रैक्टिस शीट नहीं दे देंगे, ये आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, ये आपके मॉक्स हैं, ये 26 हैं, 25 है, इनको आप करो अपने हिसाब से, नहीं। हम आपको रोज टेस्ट देंगे, आप रोज एक टेस्ट दोगे। यू आर गिवन अ सेक्शनल टेस्ट एवरी डे डिपेंडिंग ऑन व्हाट सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग, राइट? दिस वे यू कैन एनालाइज, test yourself, your performance every day and you can get better every day. हर दिन आप अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी दिन उसे खत्म कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, और हर दिन आप अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। रोज की प्रैक्टिस आपको बाकी बच्चों से बेहतर बनाती है, और आपको पैसेजेस ढूंढने नहीं पड़ते, यू गेट देम रेडीमेड, राइट? इन एडिशन टू दिस यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद प्रॉपर मॉक्स, जो कि हर वीकेंड संडे होते हैं, और यहाँ पे आपको प्रॉपर सिमुलेशन ऑफ एग्जाम, जहाँ पे आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, सेंटर्स पे भी आके दे सकते हैं, एंड यू कैन एनालाइज हाउ यू आर परफॉर्मिंग। ठीक है, तो ये है लीगल रीजनिंग का बेसिक, इसे आपको ध्यान रखना ही रखना है, इसके बिना लीगल रीजनिंग प्रिपेयर नहीं हो सकती। इनफैक्ट इसके कुछ कोर रूल्स हैं जिनके बिना क्लैट ही नहीं प्रिपेयर हो सकता। Speed, focus और practice are the golden rules of CLAT preparation. In fact, they're the golden rules of any kind of competitive preparation. अगर आप एकेडेमिया में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या कॉलेज की तरफ जाना चाहते हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम है या कोई और कंपटीशन है, फोकस और प्रैक्टिस कंपलसरी है। क्लैट में रीडिंग भी ऐड हो जाती है क्योंकि पैसेज को पढ़ना पड़ता है। इन 3 चीजों को अगर आप इंश्योर कर लें तो क्लैट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर इनको आप बहुत अच्छे से इंश्योर कर लें तो रैंक भी ला सकते हैं। और अगर आपको इस रिगार्ड में, इस रेस्पेक्ट में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन द कोर्स, यू कैन फिगर आउट, यू कैन जस्ट लीव एवरीथिंग टू अस एंड वील टेक केयर ऑफ योर प्रैक्टिस, योर रीडिंग एंड ऑफ कोर्स योर फोकस, राइट? We know how to develop all this, इसको ट्रेन करके डेवलप किया जा सकता है। We would give you exercises and sheets जिससे ये डेवलप हो जाए, राइट? सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपने इस सेशन से कुछ गेन किया है। मेरी इन बातों को ध्यान में जरूर रखें, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत क्रूशियल है। That's it for today. Thank you so much guys. Bye bye.